Good evening, everyone. Today, I am going to talk about before going to start the translation process, that is the protein synthesis. We should understand something about genetic code and vowel hypothesis. We will see where genetic code is required and what is exactly genetic code. What are the different characteristic feature, different properties, इसकी खासियत क्या होती है जेनेटिक कोड की, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम देखेंगे. एंड देन वी विल सी वोवल हाइपोथेसिस, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है. सो दिस इज ए रफ डायग्राम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन प्रोसेस. अभी तक हमने देखा तो वी हैव डन डीएनए रेप्लिकेशन, वी हैव डन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जिसमें हमने एक मैसेंजर आरएनए बनाया था. आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए वी हैव गॉट ए फंक्शनल मैसेंजर आरएनए, दैट इज हियर. सो दिस इज माई फंक्शनल मैसेंजर आरएनए, जिसमें आपके न्यूक्लियोटाइड्स थे एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन. अगर आप यहाँ देखेंगे तो वी आर हैविंग एडेनिन ऑल्सो, वी आर हैविंग यूरासिल ऑल्सो, साइटोसिन ऑल्सो, गुआनिन ऑल्सो, बिकॉज इट इज ए मैसेंजर आरएनए. इसके अलावा भी हमने दो तरह के इंपॉर्टेंट आरएनए बनाए थे, दैट वाज ट्रांसफर आरएनए जो आप यहाँ देख रहे हैं, एंड राइबोजोमल आरएनए जो आपके राइबोजोम, ये जो आप एग शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज bigger means one component of ribosomes and this is another component of ribosome. So we are having two component, one large subunit and one small subunit of ribosomes, and दोनों को बनाने में हमें राइबोजोमल आरएनए की जरूरत पड़ती है. सो टोटल 3 आरएनए हमें रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. अब इसमें हमें हमारा जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसमें आरएनए पे जो भी न्यूक्लियोटाइड आपका एडेड है, हम एक कोड इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड. मीन्स 3 न्यूक्लियोटाइड्स को एक फ्रेम में रखते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज वन जेनेटिक कोड. इफ आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर तो GAA इज वन फ्रेम, सो इट इज गोइंग टू मी वन जेनेटिक कोड्स. अगर मैं A से स्टार्ट हूँ तो ये A विल बी इन वन फ्रेम, सो दिस विल बी माई वन जेनेटिक कोड्स. लेटर ऑन आई विल कम, ये हम डिसाइड कैसे करते हैं, वाई इट इज ओनली फॉर 3 न्यूक्लियोटाइड्स एंड अदर थिंग्स. So roughly this is a protein means a translation process. The genetic information which normally we stores in the DNA, which is going to be need to be going to converted into protein synthesis, वो आपको ultimately protein बना के देता है through the translation process. So normally ये सभी living cells में होते हैं except few exceptions like erythrocytes, RBC. There we don't have any kind of protein synthesis. And in our body maximum protein synthesis occurs in the liver, so sometime we are going to call liver as the protein factory of human body. ठीक है. So this is roughly our basic protein synthesis. The term genetic codes जो हम यूज करने जा रहे हैं, that term was given by George Gamow. So the term genetic code was first used by George Gamow and they have coined the term also. अभी हम प्रोटीन सिंथेसिस आपको बताने रहे हैं. प्रोटीन सिंथेसिस लेटर प्रोसेस वी विल गो स्लोली वन बाय वन. सो आई हैव टोल्ड यू द ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑफ आवर बॉडी, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टीज दैट इज प्रेजेंट इन द DNA. दिस DNA अल्टीमेटली गेव अस द मैसेंजर RNA. सो इज इट मैसेंजर RNA पिक्चर? कैन एनीवन टेल मी? Is this look like messenger RNA? हेलो संजीत. सर डबल स्टैंडर्ड है ऊपर में तो नहीं, दिस इज ओनली वन स्ट्रैंड इज विजिबल हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रैंड. इज दिस लुक्स लाइक योर RNA, messenger RNA? नॉट मैसेंजर आने Because it is having thymine, so it is not your, it is a DNA. So all the information which is present in my DNA, that is visible, that is the zoomed here. So this is the DNA. Once you are going to do the transcription of this one, this will give you a messenger RNA which is complementary to this one. And in your messenger RNA, complementary of A, it will be uracil. Complementary of T, you will have adenine. Complementary of G will be cytosine, C, G, like this one. So 3 letter is going to be recognized as a one genetic code on your messenger RNA. So genetic codes, sometimes some books will call at in genetic codes we are having in the form of DNA. When we will talk about genetic codes in the DNA, that time
genetic code contains adenine, thymine, cytosine and guanine. And when we are going to call most commonly or better way or the correct way, then genetic code contains adenine, uracil, cytosine and guanine. So what we are going to see, we are going to see the genetic codes in the RNA. So we will use uracil, we will not use thymine. And ultimately this 3 letter code is going to recognize in terms of every amino acid. So 3 लेटर के एक कोड का मतलब एक एमिनो एसिड. सो इस केस में 3 लेटर का अगर आप इसको देखेंगे, if you are going to start from here, this is the starting point. So this is one amino acid, this is another amino acid and this is third amino acid. So ATG एक एमिनो एसिड बनाएगा, CTA एक एमिनो एसिड बनाएगा, GGC एक एमिनो एसिड बनाएगा. बट इसी में अगर मैं फ्रेम चेंज कर दूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, देन दिस इज वन एमिनो एसिड, दिस इज अनदर एमिनो एसिड एंड दिस GC एंड द थर्ड विल बी अनदर एमिनो एसिड. सो फ्रेम का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. वो हम बात करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट सम म्यूटेशंस, कि अगर आपने एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया या डिलीट कर दिया तो हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट सम अदर टाइम वी विल सी इट. So what is genetic codes? Basically genetic codes is a set of 3 nucleotides that is commonly called as triplet codon. So it is a 3 nucleotide base sequences in the messenger RNA and which acts as the code word for the amino acid during protein synthesis. Clear? In simple terms, genetic codes are called as codons also. So if this is my messenger RNA and if we are going to start from here, so this first letter is one amino acid. AUG normally gives you known as, it is going to recognize methionine, AUC recognize isoleucine, UCG recognize serine and UAA इज स्टॉप कोडन. हम बाद में देखते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड के लिए क्या कोड्स होता है. बट दिस इज वन एमिनो एसिड, दिस इज सेकेंड एमिनो एसिड, दिस इज थर्ड एमिनो एसिड, दिस इज फोर्थ कोड, दिस इज फिफ्थ कोड एंड दिस इज सिक्स्थ कोड. सो सिमिलरली ट्रिपलेट कोडॉन्स वी आर हैविंग. अब वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज why we need 3 letter genetic codes only? Why not only one alphabet code या only one nucleotide codes? Why not 2 alphabet letter code and why not 4 letter codes? Why only 3 letter code? Can anyone give answer? Why we need only 3 letter genetic codes? Why not 1, why not 2, why not 4? Yes. सर क्योंकि हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और हमारे पास सिर्फ 4 केसेस हैं, तो हम कॉम्बिनेशन में अगर एक ही अगर अमीनो एसिड लेंगे तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड कोड करेंगे. गुड. अगर 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो फिर सिर्फ 16 अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे तो 4 फिर भी बच जाएंगे. ठीक है सर ट्रिपलेट लेंगे तो 64 के लिए कोड कर गुड. हाँ सही है, सही है. हमारे पास जो होते हैं ना, टोटल वी आर हैविंग ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स. वी आर हैविंग एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन. ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास हैं. फॉर टाइम बिंग इफ यू कैन एज्यूम, इफ योर जेनेटिक कोड्स विल बी ओनली 1 letter, only 1 nucleotide. So A will be 1 genetic codes, U will be 1 genetic codes, C will be another genetic codes and G will be another genetic codes. तो हमारे पास सिर्फ 4 जेनेटिक कोड्स होते. बट जब आप जानते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 एमिनो एसिड्स चाहिए होता है, तो हमें कम से कम 20 जेनेटिक कोड्स तो चाहिए ही चाहिए हर एक एमिनो एसिड्स के लिए एक एक. अगर आप 1 लेटर का जेनेटिक कोड्स बनाते तो आपके पास सिर्फ 4 बनते, तो 16 एमिनो एसिड अनयूज्ड रहते या उसके लिए हमारे पास जेनेटिक कोड नहीं होते. ठीक है. सिमिलरली अगर हम 2 न्यूक्लियोटाइड का कोड बनाते हैं तो हमारे पास 16 जेनेटिक कोड्स बनते हैं. इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो आपके पास कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इसके पावर में हम डालते हैं n. n मीन्स कितने लेटर का कोड आप बनाना चाहते हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू मेक ओनली 1 लेटर कोड, सो 4 to the power 1, मतलब आपके पास सिर्फ 4 जेनेटिक कोड्स बनते. अगर आप 2 लेटर का कोड बनाएंगे तो 4 to the power 2 मीन्स 16 कोड्स बनते. कौन कौन सा 16? सो दीज आर द डिफरेंट 16 कोड्स. बट अगेन
वी आर हैविंग 20 एमिनो एसिड्स, हमारे पास 20 कोड्स चाहिए होता, तो ये भी सही नहीं है. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल मीन्स पॉसिबल तो है बट वर्केबल नहीं है. देन इफ योर जेनेटिक कोड्स विल बी ऑफ 3 लेटर, देन यू विल हैव 64 जेनेटिक कोड्स. सो दिस इज रफली वर्केबल बिकॉज आप इट माइट बी पॉसिबल दैट एक एमिनो एसिड्स के लिए एक से ज़्यादा कोड हो, बट 20 के लिए तो 20 कोड्स तो हो ही जाएंगे 64 में से. तो 4 to the power 3 इक्वल टू 64. 4 का बना सकते थे बट 4 का बनाएंगे तो 256 हो जाएंगे, तो फिर आपके पास ज़्यादा ओवरलैपिंग होंगे, एम्बिग्विटी आएंगे, डीजेनरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. तो दैट फॉर अगर मेरा काम इसी 3 लीटर कोड से ही हो रहा तो हमें 4 लीटर पे जाने की ज़रूरत नहीं बनती है. तो इसीलिए वी आर हैविंग ए 3 लीटर कोड विच इज़ गोइंग टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द 20 एमिनो एसिड्स. सो दैट्स वाई वी आर हैविंग दिस 3 लीटर कोड्स. अब जो 64 हमारे पास कोड हैं, 3 लेटर के कोड हैं, आप कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस. इसमें मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफान 2 एमिनो एसिड हैं जिसके लिए सिर्फ एक कोडोन है, बाकी सब के लिए 2 से लेकर 6 तक के जेनेटिक कोड्स होते हैं. और हमारे केस में, इन आर केस, एलानिन इज इनकोडेड बाय जीसीसी 4 टाइम्स है. एलानिन के लिए अगर आप देखेंगे लेटर ऑन आई विल शो यू, 2 कोड्स हैं, एक जीसीसी एंड एक जीसीजी. इस दोनों में इसकी प्रीवैलेंस या प्रेफरेंस ज़्यादा होती है. वो क्या होता है, जब हम वोवल हाइपोथेसिस देखेंगे ना, तो एक तरह की जेनेटिक कोड्स की प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू अदर जेनेटिक कोड्स. तो हमारे पास भले ही हर एक एमिनो एसिड के लिए मोर देन 1 जेनेटिक कोड्स हो, बट एक की प्रेफरेंस ज़्यादा होगी. अब आपने देखा कि हमारे पास 64 जेनेटिक कोड्स हैं और एमिनो एसिड हमारे पास कितने हैं, 20 एमिनो एसिड, 64 जेनेटिक कोड्स. अब तो ऑब्वियसली फॉर 1 एमिनो एसिड यू विल हैव मोर देन 1 जेनेटिक कोड्स. हमारे पास 64 कोड को डिवाइड करना है इस 20 पार्ट में, तो किसी एक एमिनो एसिड के हिस्से में ज़्यादा कोड आएंगे. ठीक है, दिस इज क्लियर. सो दिस इज रफ. सेम थिंग मैं बोल रहा था कि फ्रेम की कितनी सिग्निफिकेंस होती है कि इफ़ यू आर हैविंग, दिस इज द मैसेंजर आरएनए, सेम मैसेंजर आरएनए है. इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस, सो वी आर गोइंग टू गेट UCA एज सेरीन, UGA इज नोन एज स्टॉप कोडॉन, UCU इज सेरीन, CGU आर्जिनिन, AAG सिलाइसिन. ये इस फ्रेम में, अगर आप इसको एक न्यूक्लियोटाइड फ्रेम को हम शिफ्ट कर दें, मेरी आइडेंटिफिकेशन मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ना होके यहाँ से हो, तो 3 लेटर का कोड जो होगा वो CAU हो जाएगा, GAU हो जाएगा, CUC हो जाएगा. सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू गेट ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस. अगर मैं इसी को और एक फ्रेम शिफ्ट कर दूँ, सो देन आर प्रोटीन सीक्वेंस विल बी दिस वन. सो इन द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट, सो एवरी सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन और डिलीशन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन. अब आप एक चीज़ और याद देखिए कि एक एमिनो एसिड को चेंज करने से, मान लीजिए हमारे प्रोटीन में 100 एमिनो एसिड है, इस 100 एमिनो एसिड में हमने एक एमिनो एसिड को चेंज कर दिया या एक एमिनो एसिड डिलीट कर दिया, इससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. याद कीजिए, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट DNA पॉलीमरेज एंड RNA पॉलीमरेज, देयर वी हैव सीन एस्पार्टिक एसिड 460 या 462 या 464. इस जगह पे एस्पार्टिक एसिड के बदले में हमने एक दूसरा एमिनो एसिड डाल दिया, सेरीन डाल दिया, थ्रियोनिन डाल दिया, टायरोसिन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, एस्पार्टिक एसिड को चेंज कर दिया. तो डज DNA पॉलीमरेज विल डू देयर वर्क्स, उसका काम होगा या नहीं होगा. RNA polymerase and DNA polymerase, if you will change this active sites amino acid, it cannot perform their function, उसका function hampered हो जाएगा. So every single nucleotide is going to play a very significant role. वो डिसाइड होता है किस पे, कि वो एमिनो एसिड किस पोजीशन का एमिनो एसिड्स हैं. हम आगे देखते हैं आपको. जैसे आपके पास एक प्रोटीन बना रहे हैं, दिस इज माय प्रोटीन, ठीक है. इन दिस प्रोटीन, दिस इज द एक्टिव साइट, मीन्स रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होगा इस एंजाइम का, इस प्रोटीन का, वो इस जगह पे होगा.
तो अगर आप कोई भी अमीनो एसिड चेंज कर रहे हैं, कोई भी न्यूक्लियोटाइड चेंज कर रहे हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो रहा है, वो इस एक्टिव साइट के जगह पे होगा तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर वही प्रोटीन अमीनो एसिड आप यहाँ का चेंज कर देंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज दैट इज नॉट एक्टिवली प्लेइंग ए रोल इन द रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस। तो कौन सा अमीनो एसिड को आप चेंज कर रहे हैं उस पर फर्क पड़ेगा। वो अमीनो एसिड प्रोटीन के किस पोर्शन का अमीनो एसिड्स है उससे फर्क पड़ता है। बट अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ, सीक्वेंस देखूँ, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड इज सिग्निफिकेंट। आप एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देंगे या डिलीट कर देंगे तो पूरे प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब हम लिखते कैसे हैं? बिकॉज आपने देखा कि वी आर हैविंग 3 लेटर जेनेटिक कोड्स, तो हमारे पास 64 कोड्स होने चाहिए, तो हमने 64 बॉक्स बनाए हैं। आप यहाँ से देखें तो वी आर हैविंग 64 बॉक्स। सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट 4 लेटर, मीन्स फर्स्ट लेटर। अगर मैं यू लिखूँ तो आप इस तरह से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू राइट इट। दिस इज 3 लेटर 64 जेनेटिक कोड्स वी आर हैविंग। आप पहला लेटर यू लिखिए। आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप सिंपल मैं बताता हूँ। यू से स्टार्ट हुए, पहला लेटर यू, तो यू ए, यू जी, यू सी, यू। अब दिस इज 2 लेटर का हो गया। इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे। मीन्स यू ए, यू ए जी, यू ए सी, यू। इसी तरह से सभी में 4 होंगे। फिर आप टी से ए से स्टार्ट हो जाइए। ए यू, ए जी, ए सी एंड ए। फिर इसमें भी 4 होंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। टोटल 64 जेनेटिक कोड्स आपके बनेंगे। आउट ऑफ दिस 64 जेनेटिक कोड्स जो आप देखेंगे, दिस इज 64 जेनेटिक कोड्स वेयर 3 जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन जैसे बिहेव करते हैं, बिकॉज वो किसी टीआरएनए को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अब टीआरएनए क्या होता है वो हमने आपको दिखाया कि नॉर्मली टीआरएनए हमारे अमीनो एसिड को लेके आते हैं। तो आप अभी यही समझिए कि ये 3 अमीनो जेनेटिक कोड्स हैं, इसके कारण हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। दीज आर कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन। इसके तीनों का नाम जो होता है वो अम्बर। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं लिखाता हूँ यहाँ AMBER, अम्बर, ओकरे OCHRE, एंड देन ओपाल। दीज आर द 3 नेम। लिख लीजिए अपने नोटबुक में। लिखना चाहें तो अम्बर इज UAG, ओकरे इज UAA, and opal is UGA. These 3 are UAG, UAA and UGA. These 3 are stop codons. Amber, ochre and opal, these are the नॉर्मली कॉमनली हम इस UGA इसी से बिहेव करते बात करते हैं। अदरवाइज आप इसको इस नाम से भी बुला सकते हैं। These 3 stop codons does not code for any amino acids, and ultimately they are going to terminate your protein synthesis, stop your protein synthesis. They are called as stop codon in the protein synthesis. अब 64 में से ये 3 निकल गए तो बचे हमारे पास 61 जेनेटिक कोड्स। 61 जेनेटिक कोड्स को हमें डिवाइड करना है 20 अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो कुछ अमीनो एसिड्स के लिए सिर्फ एक ये जेनेटिक कोड्स होते हैं, जैसे मिथियोनिन के लिए सिर्फ एक ही जेनेटिक कोड है। ठीक है, मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफान हैव ओनली one genetic code. These 2 amino acids have 1 codons. Some amino acids have 2 codons, like lysine, asparagine, glutamic acid, glutamine, histamine, aspartate, tyrosine, cysteine and phenylalanine. These are having 2 genetic codes. आपको ये याद करने बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आप याद कर सकते हैं, जैसे सिंगल के लिए तो ये याद कर सकते हैं।
विच अमीनो एसिड हैव मैक्सिमम जेनेटिक कोड्स, किसी के लिए 6 जेनेटिक कोड्स भी हैं, तो दैट यू कैन रिमेंबर इट. वन अमीनो एसिड हैव 3 जेनेटिक कोड्स, 5 amino acids have 4 genetic codes, and 3 are having 6 genetic codes. So arginine, leucine and serine have 6 genetic codes. So this is total 61 genetic codes has been divided into 20 amino acids. Maximum 3 amino acid के लिए arginine, leucine and serine, and minimum 2 amino acid के लिए that is methionine and tryptophan. This is what is genetic codes. अब फॉर एवरी जेनेटिक कोड देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सम प्रॉपर्टीज या सम कैरेक्टर या सम सिग्निफिकेंस हम बोल सकते हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू सी इट. दीज 3 आर योर स्टॉप कोडॉन. दिस इज क्लियर आप यहाँ तक? Yes, sir. फाइन. सो दिस इज सेम थिंग. जैसे आप याद कर सकते हैं, most of the cases we are going to use AUG as a start codon. This AUG is going to code for methionine. So AUG, which is code recognized as a methionine, are start codon, initiation codon for most of the cases, except few exceptional cases, but सभी जगह मैक्सिमम जगह यही होते हैं. अब आपने देखा था सेरीन के लिए हमारे पास 6 जेनेटिक कोड्स थे. ये सभी एमिनो एसिड्स का है, 20 एमिनो एसिड्स का है. हम याद कैसे कर सकते हैं अगर करना चाहें तो? बहुत ज़रूरी नहीं है. जैसे सेरीन थ्रियोनिन के लिए 4 जेनेटिक कोड्स है. इसमें आप देखेंगे तो पहला 2 लेटर AC कॉमन है सब में, और उसके बाद एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड यूरासिल, मतलब चारों न्यूक्लियोटाइड में से कोई भी न्यूक्लियोटाइड होगा तो वो थ्रियोनिन को कोड करेगा. पहला 2 न्यूक्लियोटाइड A and C, एंड थर्ड कैन बी एनीथिंग. सो N मीन्स एनी न्यूक्लियोटाइड्स, ये नीचे में लिखा होगा. N मीन्स एनी. सो ACN इज फॉर थ्रियोनिन. सिमिलरली अगर आप वैलिन देखेंगे, वैलिन में फर्स्ट दो कोड न्यूक्लियोटाइड इज GU. सो GU इज कॉमन, एंड ऑफ थर्ड वन कैन बी एनीथिंग, either adenine, cytosine, guanine or uracil. So GU in gun means valine. ठीक है. If I will say this glycine, sorry, glutamine. In case of glutamine, first 2 code will be CA and third will be either A or G. अब जानते हैं A और G क्या है. ये दिस इज प्यूरिन. सो प्यूरिन को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ R से. सो A or any purine, either A or G. This means it is glutamine. So this इसी तरह से ये किया हुआ है. Y means pyrimidine, H means pyrimidine plus adenine, तीनों में से कोई भी. ये समझ में आया how this table has been made? Yes, So I will, हाँ, ये टेबल मैं आपको लेटर ऑन भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा. अब जैसे इस केस में है CUN मीन्स CUA, CUC, CUG और CUU. दी 4 तो यहाँ से आ जाएंगे. 2 इस केस में. Y मीन्स pyrimidine, pyrimidine मीन्स साइटोसिन और यूरासिल. सो दिस इज हाउ दिस 6 मीन्स 20 एमिनो एसिड्स हैव. ये था आपको कोड वाइज, एंड दिस इज एमिनो एसिड वाइज. So this is the how we are going to get it. So we have started with the DNA. हमारे पास DNA में दो strands होते हैं. One strand is called as sense strands और anti template strands. Opposite strands को हम बोलते हैं anti sense और coding means non means sequence. This is the template strand. So this is we are going anti sense strand we are going to use as a template strand. तो इसका जब हम मैसेंजर आरएनए बनाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो वी आर गोइंग टू मेक ए कॉम्प्लीमेंट्री. जहाँ T है वहाँ हमने A बनाया, जहाँ A है वहाँ हमने U किया. सो दिस इज माय मैसेंजर आरएनए. इस मैसेंजर आरएनए में 3 लेटर का कोड को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज 1 एमिनो एसिड. AUG इज मेथियोनिन. अगर आप देखेंगे AUG इक्वल टू मेथियोनिन हियर. देन GCC एलानिन.
GCC is alanine. Similarly, UGG means it is tryptophan here. So similarly we are having this is going to have, जब आपके पास मैसेंजर आरएनए हो जाता है तो जब आप प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं तो पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन बनेगा. अल्टीमेटली एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव एनी ऑफ दीज 3 जेनेटिक कोड्स जिससे प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ जाके रुक जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडन. ये हम देखेंगे डिटेल्स व्हेन वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस. अब देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर देयर फॉर दिस प्रोटीन मीन्स एमिनो एसिड जेनेटिक कोड्स. अगर मैं 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊं तो इट इज यूनिवर्सैलिटी. हम बाद में डिटेल इसका देख लेंगे. सेकेंड इज स्पेसिफिसिटी. थर्ड इज इट्स नॉन ओवरलैपिंग नेचर. And fourth one is degeneracy. ये चारों रखिए, हम बाद में पहले कॉमन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दीज 4 in the details. So first characteristic feature of the genetic codes is it is always triplet in nature. आप बैक्टीरिया भी लेंगे तो ट्रिपलेट ही होगा, वायरस भी लें तो ट्रिपलेट ही होगा, यूकैरियोट्स भी लें तो ट्रिपलेट ही होगा, प्रोकैरियोट्स भी लें तो ट्रिपलेट ही होगा. सो ऑलवेज जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट इन नेचर. वी आर हैविंग टोटल 61 genetic codes, 61 code for amino acid and remaining 3 are as a stop codon, this which you have already seen. So everywhere in all the cases, all the species, in all the places, all the organelles, it will be triplet in nature only. Second important characteristic feature of this one is this genetic codes are always written in continuous. 3 लेटर का जो कोड हम लिखते हैं उसमें कहीं भी हम कोई पंचुएशन नहीं यूज करते हैं. नो कॉमा विल बी यूज, नो ओवरलैपिंग विल बी देयर. सो इट इज ऑलवेज रिटन इन कंटिन्यूअस मैनर. जो हम जेनेटिक कोड्स लिख रहे हैं इसमें कहीं भी हम कॉमा नहीं यूज. मान लीजिए दिस इज फॉर 1 एमिनो एसिड, तो ऐसा नहीं कि एक एमिनो एसिड के बाद हम कॉमा यूज कर लेते हैं. सो नो कॉमा, नो पंचुएशन, नॉन ओवरलैपिंग. के GUG को हम एक कोड मान लें एंड GCA को हम दूसरा कोड माने, ऐसा नहीं होगा. सो G कैन नॉट बी ओवरलैप्ड. सो genetic codes are without any punctuation mark, without any comma, and they are non overlapped. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Third important characteristic is genetic codes are universal in nature. अब AUG हैं तो अगर मैं देखूँ नॉर्मली इट इज AUG मीन्स मिथियोनिन इन एवरीवेयर. बैक्टीरिया में भी AUG का मतलब मिथियोनिन ही होता है और हमारे केस में भी AUG का मतलब मिथियोनिन ही होता है. सो ऑल दी जेनेटिक कोड्स विच नॉर्मली वी आर गोइंग टू सी एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन. मैंने बोला शुरू में बोला था कि बायोलॉजिकल साइंस आर फुल ऑफ एक्सेप्शंस. तो जेनेटिक कोड्स में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बट ऑलमोस्ट ऑल दी केसेस दीज आर यूनिवर्सल इन नेचर. तो एवरी जेनेटिक कोड्स इज कॉमन एवरीवेयर. कि जैसे GCU एलानिन बैक्टीरिया में भी होगा, हमारे केस में भी एलानिन ही होगा. GAG ग्लूटामिक एसिड बैक्टीरिया में भी होगा, ई कोलाई में भी होगा, वायरस में भी होगा और हमारे केस में भी इट इज ग्लूटामिक एसिड ओनली. सो दे आर यूनिवर्सल इन नेचर. तो अभी हमने 4 प्रॉपर्टी जो देखी थी दैट वाज यूनिवर्सैलिटी वाज द फर्स्ट जो हमने लिखा था वहाँ. इन दिस केस आई हैव रिटन यूनिवर्सैलिटी. नॉन ओवरलैपिंग नेचर तो आपने देख लिया अभी, how it is non overlapping. Universality, it means the same codon are used to code for the same amino acid in all the living places, all the living system, all the living cells, all the living organism. Thus the genetic codes has been conserved during the course of evolution. ऐसा नहीं था कि बैक्टीरिया से लेके जब हम यूकैरियोट्स बनाए तो जेनेटिक कोड्स का मतलब चेंज हो गया. वो कंजर्व content, the genetic codes has been conserved from during the evolution also. Genetic codes are means appropriately recognized as a universal.
उसी को यूनिवर्सल नेचर बोलते हैं, यूनिवर्सलिटी बोलते हैं। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं वो हम लास्ट में समराइज कर दिए आपके लिए, अदरवाइज यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। AUA, दिस AUA इज द कोडोन फॉर मेथियोनिन। नॉर्मली मैंने क्या बोला, AUG हमारा मेथियोनिन का कोड होता है, मेथियोनिन इज हैविंग ओनली वन कोड्स, जो आप यहाँ देखेंगे। In this case AUG is the only one code for methionine. So almost all the cases AUG is the code for methionine, but in the case of mitochondria AUA is recognized as for methionine. So this is one of the exception. ठीक है। at the same time this AUA, यही AUA इज रिकोगनाइज एज आइसोल्यूशन इन द साइटोप्लाज्म। आप यहाँ देखिए AUA इज रिकोगनाइज एज आइसोल्यूशन। तो AUA यूनिवर्सल नहीं हुआ, AUA इज आइसोल्यूशन व्हेन इट इज इन द साइटोप्लाज्म, एंड सेम AUA इज गोइंग टू रिकोगनाइज एज ए मेथियोनिन व्हेन इट इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन फॉर द यूनिवर्सलिटी नेचर। So ये याद, remember this one, this is exceptions of the universal nature. Fine. Then each codon represent only one amino acid, and that is called as the specificity of the genetic codes, or we are also going to call it unambiguous nature. Means AUG is methionine। AUG नॉर्मली कभी भी दूसरा अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं होगा, एक्सेप्ट दैट एक्सेप्शन जो अभी हमने देखा है। अदरवाइज नॉर्मली एक्सेप्शन को तो भूल जाइए, अदरवाइज एक अमीनो कोड, एक जेनेटिक कोड्स हमेशा एक ही अमीनो एसिड के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक नेचर और अनएम्बिगुअस नेचर, कि एक जेनेटिक कोड्स इज गोइंग टू recognized as a one amino acid। ठीक है। UGG दिस इज फॉर ट्रिप्टोफान। सो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में UGG इज ट्रिप्टोफान एंड बैक्टीरिया में ये जाके दूसरा एमिनो एसिड हो जाएगा। तो UGG वेर एवर इट विल बी फॉर ट्रिप्टोफान ओनली। सो एक कोड एक एमिनो एसिड, दैट इज कॉल्ड एज अनएम्बिगुअस नेचर। समटाइम जब आपका कभी इंटरव्यू होता है या वाइवा होता है, देयर व्हाट इज द अनएम्बिगुअस नेचर ऑफ एमिनो एसिड। अनएम्बिगुअस नेचर ऑफ एमिनो एसिड मीन्स one genetic code is recognized as one amino acid everywhere. That is called as its unambiguous nature. Next is degeneracy. Yes. सर यूनिवर्सलिटी और स्पेसिफिसिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यूनिवर्सलिटी मीन्स कि जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है। अभी मैं एक तीसरा वर्ड भी बोलूँगा, रिडंडेंसी। आप यूनिवर्सलिटी, रिडंडेंसी एंड स्पेसिफिसिटी तीनों ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग वर्ड्स हैं। यूनिवर्सलिटी का मैंने बोला क्या कि जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, द सेम जेनेटिक कोड्स आर यूज्ड फॉर द सेम एमिनो एसिड। ठीक है। सेम कोड्स आर यूज्ड फॉर द सेम एमिनो एसिड एवरीवेयर। अब GUG इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिन एवरीवेयर, GAG इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए ग्लूटामिक एसिड एवरीवेयर। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल नेचर, यूनिवर्सलिटी। एक कोड उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड को हर एक जगह करता है। ऐसा नहीं कि GAG यहाँ ग्लूटामिक एसिड करता है, दूसरी जगह जाकर वैलिन कर देगा। ठीक है। सिमिलर थिंग है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी इज वन पर्टिकुलर जेनेटिक कोड्स is going to code for the same amino acid, hence the genetic code is called as specific। तो यूनिवर्सल भी है, स्पेसिफिक भी है, अनएम्बिगुअस भी है
और एक चौथा टर्म मैंने जो अभी तक मैंने अनएम्बिगुअस तो स्पेसिफिक भी बोलते हैं, बट चौथा टर्म जो मैं यूज करूँगा रिडंडेंसी, वहाँ भी आप थोड़े ओवरलैपिंग, थोड़े कन्फ्यूज होंगे। आप इसमें मत कन्फ्यूज होइए कि ये दोनों सेम है, तो इट प्रोसेस इज सेम, कि हमारे पास AUG है, तो AUG इज ऑलवेज गोइंग टू कोड मिथियोनिन, सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सलिटी। वो बैक्टीरिया में भी मिथियोनिन देगा, हमारे पास भी मिथियोनिन ही देगा, सो दिस इज यूनिवर्सल नेचर। अब उसी तरह का सेम चीज़ है स्पेसिफिसिटी, कि AUG मीन्स मिथियोनिन, AUG never means any other amino acid. थर्ड टर्म जो मैं यूज कर रहा हूँ, डीजेनरेसी इज द रिडंडेंसी ऑफ द जेनेटिक कोड। अब इसका मतलब क्या होता है, दिस टर्म डीजेनरेसी टर्म वाज गिवन बाय बर्नफील्ड एंड नीरेनबर्ग। डीजेनरेसी मीन्स, आपने देखा था वी आर हैविंग 20 अमीनो एसिड्स एंड वी आर हैविंग 61 जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स हमारे पास 61 है, अमीनो एसिड 20 है। तो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफान हैव मोर देन वन जेनेटिक कोड्स। एक अमीनो एसिड गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी जेनेटिक कोड्स। द कोड्स इज degenerate or redundant because we are having 61 genetic codes which is available to code only for 20 amino acids। अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तब आपको समझ में, जैसे वैलिन है, वैलिन इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय 4 डिफरेंट जेनेटिक कोड्स। एक अमीनो एसिड के लिए वी आर हैविंग मोर देन वन जेनेटिक कोड्स, दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड्स। मीन्स वन अमीनो एसिड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मोर देन वन जेनेटिक कोड्स एंड दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। एक्सेप्ट मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफान, आपके पास सभी अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड्स हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी नेचर ऑफ, कि आपके प्रोटीन मैसेंजर आरएनए में इवन इफ यू आर हैविंग GGU then also it is valine, if you are having GUC then also it is valine, if you are having GUA then also it is valine, if you are having GUG then also it is valine। so this is degeneracy because आपके वैलिन के लिए 4 तरह के जेनेटिक कोड्स हैं हमारे पास। so when one amino acid is going to recognized by more than one genetic codes, this is called as degeneracy nature। ठीक है सर, अगर GCU आएगा तो एलेनिन ही होगा ना? GCU, इसमें GCU तो नहीं है। नहीं सर, जो एलेनिन का था तो हाँ इसमें अगर वो होगा, हाँ वही होगा। मतलब आपने अगर ये टेबल देखेंगे, जैसे यहाँ मैंने बताया कि देखिए हर एक अमीनो एसिड के लिए एक्सेप्ट ये दोनों अमीनो एसिड को छोड़ के हर एक अमीनो एसिड के लिए हमारे पास मोर देन वन जेनेटिक कोड्स हैं। जैसे इसके लिए हमारे पास 6 जेनेटिक कोड्स हैं, तो आपके मैसेंजर आरएनए पे इस 6 में से कोई भी जेनेटिक कोड्स होगा, आइदर CGA हो, CGC हो, CGU हो, CGU और G, या फिर ये दोनों हो, 6 में से कोई भी जेनेटिक कोड्स होगा तो यहाँ हम आर्जिनिन ही आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी ऑफ योर जेनेटिक कोड्स, कि बिकॉज योर जेनेटिक कोड्स आर, यू हैव मोर जेनेटिक कोड्स लेस अमीनो एसिड्स, तो हर एक अमीनो एसिड्स के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड्स हैं। तो मैसेंजर आरएनए पे किसी अगर इसमें से कोई भी हो हम रिकॉग्नाइज करेंगे आर्जिनिन, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द डीजेनरेसी नेचर, डीजेनरेट नेचर। क्लियर हुआ? यस सर। Similarly, the genetic codes has redundancy but not ambiguous। not ambiguous को भी हमने जस्ट देखा था, it is specific, so it is called as unambiguous, but genetic codes are redundant in nature। like for example is codon GAA and GAG both are specific for glutamic acid, that is redundancy। आपके पास 2 जेनेटिक कोड्स हैं, ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका उल्टा है,
दिस इज डीजेनरेसी का उल्टा चीज अभी हम बता रहे हैं। अभी हमने क्या बोला था कि एक एमिनो व्हेन वन एमिनो एसिड इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मोर देन वन जेनेटिक कोड्स इट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी नेचर। इसी को मैं दूसरे तरह से बोलता हूं कि व्हेन more than one genetic codes is going to code for a single amino acid it is called as redundancy। दोनों एक ही चीज है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एक एमिनो एसिड के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड्स हैं तो दिस वे इट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड्स, कि वन एमिनो एसिड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मोर देन वन जेनेटिक कोड्स। अगर आप जैसे इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि एक एमिनो एसिड रिकॉग्नाइज हो रहा है मल्टीपल जेनेटिक कोड से, तो दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी प्रोसेस, डीजेनरेसी वे। और इसी को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि व्हेन मेनी जेनेटिक कोड्स इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज एज ए सिंगल एमिनो एसिड इट इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी। सेम थिंग बट वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चीज सेम है। जब आप एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करवाते हैं मेनी जेनेटिक कोड्स से तो उसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी नेचर। व्हेन मेनी जेनेटिक कोड्स इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज एज ए सेम एमिनो एसिड इट इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी। सो रिडंडेंसी एंड डीजेनरेसी आर द सेम थिंग, ओनली द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट। क्लियर? Yes, sir. फाइन। Same code initiates formation of polypeptide chain, like most of the cases methionine, yeah, almost all the cases 99.9% cases methionine is treated as the initiation codon. So the first amino acid for all the proteins are normally methionine and that is going to code by AUG. Some cases we are having valine also as a initiation codon, that is again exceptions, like we have seen earlier in case of यूनिवर्सलिटी, वहाँ भी हमने एक एक्सेप्शन देखा था AUA का। यहाँ भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है वैलिन GUG, दैट इज सम केसेस इट इज गोइंग टू बी वर्क एज ए इनिशिएशन कोडन, अदरवाइज मिथियोनिन इज द फर्स्ट एमिनो एसिड इन ऑलमोस्ट वे। अगर इवन आपके पास कोई क्वेश्चन आता है विच एमिनो एसिड इज द इनिशिएशन एमिनो एसिड या विच एमिनो एसिड इज गोइंग टू इनिशिएट द प्रोटीन सिंथेसिस, विच कोड्स इज द फर्स्ट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। if you have to choose only one option then certainly दोनों रहे तो भी आप मेथियोनिन ही चूज कीजिएगा। अगर आपके पास चॉइस है कि आप एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो मेथियोनिन इज माय फर्स्ट आंसर। इफ आई हैव ए चॉइस दैट आई कैन सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन देन यू कैन चूज मेथियोनिन एंड वैलिन। ठीक है? Some codons are going to stop the formation of polypeptide chains and they are going to call as stop codon. So UAA, UGA and UAG are the stop codon because they don't code for any amino acid. इसके लिए हमारे पास कोई amino acid नहीं है, so they are treated as the stop codon because they terminate the protein synthesis. Any change in the genetic codes are going to cause mutations. अभी हमने देखा था कि this is my sequence of messenger RNA. सो इसमें दिस इज गोइंग टू वन एमिनो एसिड, दिस इज अनदर एमिनो एसिड, दिस इज थर्ड एमिनो एसिड, दिस इज फोर्थ एमिनो एसिड। आप यहाँ गैप देख रहे हैं, स्पेस दिख रहे हैं, दिस इज जस्ट टू डिनोट। नॉर्मली हम जब लिखते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी गैप। इसमें दो कोड्स के बीच में हम गैप नहीं ज़्यादा देते हैं। सो इट इज़ कंटिन्यूअस अल्फ़ाबेट्स में हम राइट करते हैं। अब इस सीक्वेंस में इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज वन न्यूक्लियोटाइड, आइदर आप ऐड कर दें वन न्यूक्लियोटाइड को या फिर डिलीट कर दें वन न्यूक्लियोटाइड को, तो सीक्वेंस विल चेंज, फ्रेम विल चेंज एंड व्हेन फ्रेम विल चेंज इट विल बी रिकॉग्नाइज एज ए प्रोटीन मॉडिफिकेशन या इट इज कॉल्ड एज म्यूटेशंस। जैसे इसमें AGU में अगर आपने यहाँ A और G के बदले में एक न्यूक्लियोटाइड हमने C ऐड कर दिया तो फ्रेम विल चेंज। पहले AGC was recognized as a one nucleotide protein, one amino acid. Now ACG is recognized as a one amino acid. Similarly, अगर आप G को डिलीट कर दें तो ACA will recognize as a one frame. So अगर नॉर्मली आप डिलीट कर देते हैं, हमारे पास जब म्यूटेशन हम कॉज करते हैं ना या होते हैं ना,
तो अलग अलग तरह के म्यूटेशंस होते हैं। एक होता है एडिशन के कारण, जिसको हम बोलते हैं इंडेल, एडिशन डिलीशन। एक होता है सब्स्टिट्यूशन। इफ़ यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस जी, मैं जी को हटा के एडिनिन डाल दिया, तो उस केस में हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होगा, फ्रेम चेंज नहीं होगा, फ्रेम वही का वही रहेगा। वो हम डिटेल देखेंगे जब हम म्यूटेशन आपको बताने लगूंगा तब, कि इफ़ यू आर गोइंग टू डू द एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड देन फ्रेम विल चेंज, फ्रेम चेंज हो जाएगा। अगर आप एडिशन डिलीशन ना करके सब्स्टिट्यूशन में करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, इन दैट केस वी आर नॉट हैविंग एनी फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम चेंज नहीं होगा। फ्रेम मतलब दिस इज माई वन फ्रेम, this is my another frame, this is third frame, this is fourth frame. So frame is going to change only in case of addition and deletion, and that is called mutation. ये भी mutation है, ये भी mutation है, this is also called mutation only. Clear? Yes, sir. There are some exceptions in the genetic codes, like in the mitochondria. Just we have seen mitochondria from animal or microorganism, but not from the plants. The mitochondria uses UGA to encode tryptophan rather than chain termination. अभी हमने देखा UGA as a chain termination or a stop codon, but in case of mitochondria this UGA is going to code for tryptophan. This is one exception in case of mitochondria. सेकेंड एक्सेप्शन हमने देखा था AUA का, AUA नॉर्मली AUA इज गोइंग टू कोड फॉर आइसोल्यूशिन व्हेन इट इज इनटू द साइटोप्लाज्म, और यही AUA इज गोइंग टू कोड फॉर मेथियोनिन व्हेन इट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो AUA फॉर मेथियोनिन, नॉट ल्यूशिन इन द माइटोकॉन्ड्रिया. साइटोप्लाज्म में आइसोल्यूशिन, माइटोकॉन्ड्रिया में मेथियोनिन. In all vertebrate mitochondria, AGA and AGG are known as chain terminators, stop codons. So write down these three exceptions. 1, 2, 3. Please write down. UGA, which is normally a chain terminator, is going to be recognized as tryptophan in case of in the mitochondria. Second, AUA, which is normally for isoleucine in the mitochondria, it is going to recognize as a methionine, and AGA and AGG as chain terminator in the mitochondria of vertebrates. Clear? Yes, sir. Yeast mitochondria assign all codes beginning with Cu to threonine instead of leucine. अभी अगर आप वो टेबल को याद कर देखेंगे जो हमने टेबल बनाया था 64 जेनेटिक कोड्स का, वहाँ पे CUA, CUC, CUG and CUU, all these 4 codes was for leucine. ये leucine के लिए था उस टेबल में. But in case of yeast mitochondria, these 4 codes are going to recognize as a threonine. This is another exception. इसके अलावा जो आप 20 अमीनो एसिड्स के लिए बहुत बात करते हैं, हमारे पास 22 अमीनो एसिड अभी इंफॉर्मेशन है. 121st अमीनो एसिड इज सेलेनोसिस्टीन. दिस इज सिस्टीन ओनली, बट इट इज सिस्टीन में आपके पास सिस्टीन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, राइट? सिस्टीन इज हैविंग सल्फर. ठीक है ये इतना? ओके. इस सल्फर को अगर मैं रिप्लेस कर दूं सेलेनियम से, तो ए सिस्टीन वेयर सल्फर इज रिप्लेस्ड बाय सेलेनियम इज कॉल्ड एज सेलेनोसिस्टीन. दिस अमीनो एसिड सेलेनोसिस्टीन इज encoded by UGA, that is a stop codon. This codon usage has been found in certain Archaebacteria, Eubacteria, in case of certain animals,
human synthesizes 25 different proteins which contain selenium in place of sulfur. So this is called as my 21st amino acid, that is selenocysteine, where sulfur is replaced by selenium, and that is going to be coded by some stop codon, that is UGA. कहाँ होता है सेलेनोसिस्टीन? हमारे केस में रफली कुछ प्रोटीन्स है जहाँ से ये सेलेनोसिस्टीन मिलते हैं, अदरवाइज इन आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और कुछ अदर एनिमल्स में भी मिलते हैं. कैन एनी वन विल टेल मी विच इज 22nd एमिनो एसिड? हमारे पास 22nd एमिनो एसिड भी है. कैन एनी वन विल टेल मी what is my 22nd amino acid? No? No idea, sir. Okay. Pyrrolysine. Pyrrolysine, that is my 22nd amino acid. This is again going to code by another stop codon in some cases, एंड ये हमारे पास होते हैं आर्की बैक्टीरिया में एंड इन सर्टेन स्पेसिफिक बैक्टीरिया. सो दिस इज माय 21st amino acid, this is my 22nd amino acid. So this is derivative of lysine. Previous one is derivative of cysteine. So this was roughly everything about the genetic codes जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए था. Any question? Sorry, if you have any question in the genetic codes you can ask, जो आपको समझ में नहीं आया हो. There are few terms जो आपको याद करना चाहिए: यूनिवर्सलिटी, स्पेसिफिसिटी, रिडंडेंसी, अनएम्बिगुअस नेचर एंड कुछ एक्सेप्शंस. ठीक है, नो क्वेश्चंस? है कोई क्वेश्चन? No, sir. Okay, fine. So next is वोबल हाइपोथेसिस. व्हाट इज वोबल? नॉर्मली अभी आप देखते हैं कि वी आर हैविंग ए मैसेंजर आरएनए. इन दिस मैसेंजर आरएनए वी आर हैविंग जेनेटिक कोड्स. जेनेटिक कोड्स मान लीजिए दिस इज 1 2 3 4 5 6. these are the different nucleotides. So this nucleotide is going to recognize as a one amino acid. But ये recognition होते कैसे हैं? To recognize this one we are going to have a tRNA. मान लीजिए this is tRNA. मैं स्ट्रक्चर पूरा डिटेल नहीं बना रहा हूँ. This is the tRNA. So on this tRNA we are having certain nucleotides here. So this is tRNA and this is the tRNA end portion. So 1, यहाँ 3. So the binding, the association between this nucleotide, first nucleotide of tRNA and the first genetic codes का first nucleotide, second to second and third to third, this is going to be followed Watson-Crick base pairing. यहाँ अगर मान लीजिए in messenger RNA we are having A U G, तो tRNA पे हमारे पास होना चाहिए U A C. So this is my tRNA. This is messenger RNA which will be recognized by the triplet nucleotides present on the tRNA. And इस triplet nucleotides को हम बोलते हैं anticodon. Anticodon. So the codes present on the messenger RNA is going to recognize by the anticodons on tRNA. अगर आप tRNA का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज नॉर्मली क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर. अगर आप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ठीक है. दिस इज रफली दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. हियर वी आर हैविंग CCA, साइटोसिन एंड एडेनिन, एंड यहाँ पे एमिनो एसिड बाइंड करता है वट एवर एमिनो एसिड. सो हियर ऑन दिस रीजन वी आर हैविंग एमिनो एसिड इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज. अब यहाँ पे आपका 3 कोड्स हैं. सो दिस पोर्सन इज कॉल्ड एज एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन रीजन. दिस 3 एंटीकोडोन इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज द 3 कोड्स.
अब यहाँ AUG है तो दिस इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज UCA एंड हियर यू विल हैव मिथ्योनिन बिकॉज AUG इज रिकॉग्नाइज एज ए मिथ्योनिन. सो ये tRNA जो है वो मिथ्योनिन का tRNA होगा एंड मिथ्योनिन विल बी लोडेड ऑन दिस tRNA. सो दिस is going to be according to the Watson-Crick base pairing. Watson-Crick base pairing क्या था? Adenine is going to bind with thymine, but because we are talking about RNA, so it will be uracil. Cytosine is going to bind with guanine, जो आप यहाँ देख रहे हैं. So this is my messenger RNA. This is the tRNA which is coming with the amino acid, and there will be association. A है तो A will bind with U. G है तो C, U. This is one tRNA, this is another tRNA. So this binding is according to Watson-Crick base pairing. अब हमारे पास आपने देखा था 61 जेनेटिक कोड्स हैं. मीन्स आपके मैसेंजर आरएनए पे 61 तरह के ये जेनेटिक कोड्स होंगे, राइट? यस सर. तो हमें इसको रिकॉग्नाइज करने के 61 तरह के एंटी कोडॉन लूप चाहिए. अगर हमारे पास ये एक जेनेटिक कोड्स है, ए इज वन जेनेटिक कोड्स, GAU इज अनदर जेनेटिक कोड्स, UCC इज थर्ड जेनेटिक कोड्स, तो इस तरह से टोटल हमारे पास 1 से लेके 61 जेनेटिक कोड्स होंगे. 3 तो एंटी कोडॉन मीन्स स्टॉप कोडॉन हो गए, तो बाकी 61 बचे. तो वो 1 से लेके 61 तक हमारे पास जेनेटिक कोड्स हैं. तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास 61 तरह के ये एंटी कोडॉन लूप होने चाहिए थे, हर एक का कॉम्प्लीमेंट्री. जो भी हमारे पास जेनेटिक कोड्स है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन होना चाहिए. तो वी रिक्वायर 61 एंटी कोडॉन्स. क्लियर? यस सर. Yes, sir. बट ओवरऑल हमारे पास 61 एंटी कोडॉन्स या 61 tRNA, 61 एंटी कोडॉन्स मीन्स 61 डिफरेंट तरह के tRNA वो होते नहीं हैं. सो देयर आर टोटल 64 जेनेटिक कोड्स, जिसमें से 3 स्टॉप कोडॉन को हटा दें तो 61 जेनेटिक कोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अमीनो एसिड्स. वो इस तरह से बाइंड करते हैं कि वी आर हैविंग ए tRNA विच इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड, एंड इस तरह से एंटी कोड्स एंड एंटी कोडॉन्स बाइंडिंग होता है. अब इसमें जो होता है ना कि दिस इज द कोड विच इज प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए एंड वी आर हैविंग एंटी कोडॉन्स विच इज प्रेजेंट ऑन द tRNA. सो इन आर केस वी डोंट हैव 61 tRNA. हमारे पास एक्स्ट्रा 61 तरह के tRNA होते नहीं, या 61 तरह के एंटी कोडॉन लूप नहीं होते हैं, एंटी कोडॉन्स नहीं होते हैं. हमारे पास होते हैं रफली 33 से लेके 37 तरह के tRNA, या 31 से 37 तरह के ये एंटी कोडॉन लूप्स होते हैं. सो वी आर हैविंग लेस नंबर ऑफ tRNA इन आर सेल्स. तो इसके लिए नेचर ने हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, बिकॉज आपके पास 61 तरह के इसको रिकॉग्नाइज करना है और मैसेंजर आरएनए आपके पास कम तरह के हैं. तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए इस जगह पे जहाँ एक है tRNA में, वहाँ हमने एंटी कोडॉन में हमने G डाल दिया तीसरे जगह पे. आपको ऐसे समझा देता हूँ, एक सेकेंड. दिस इज माई मैसेंजर आरएनए. इस मैसेंजर आरएनए में हमारे पास हैं A, C, C एंड A, C, U. दिस ये मेरा मैसेंजर आरएनए है. सो दो हमारे पास दो मैसेंजर आरएनए है, ACC और ACU. इसके लिए हमें 2 tRNA चाहिए. पहला tRNA में हमारे पास क्या कोड्स एंटी कोडॉन होना चाहिए? U, G, G. यहाँ होना चाहिए U, G, A. यही होना चाहिए. यस सर. Yes, sir. ओके. बट नेचर ने हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से दी है कि इस तीसरे जगह पे, यहाँ पे अगर मेरे पास G है तो ये C के साथ भी बाइंड कर सकता है, और G अगर यहाँ है तो ये U के साथ भी बाइंड कर सकता है. तो हमारा एक ही एंटी कोडॉन इसके साथ भी, इसको भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक ही सेम एंटी कोडॉन इसको भी रिकॉग्नाइज कर सकता है. तो एंटी बाय नेचर वी हैव गॉट ए फ्लेक्सिबिलिटी एट द थर्ड पोजीशन ऑफ एंटी कोडॉन
कि इफ़ यू आर हैविंग सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द थर्ड प्लेस ऑफ एंटीकोडॉन, इट कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन टाइप ऑफ जेनेटिक कोड्स। कैसे? जैसे मैं दिखाता हूँ, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम बात करते हैं। जैसे दिस इज योर टीआरएनए विच इज नॉर्मली फॉर ल्यूसीन। सो इफ़ यू आर हैविंग GAG, सो GAG नॉर्मली किसके साथ बाइंड करता है? GC के साथ बाइंड करेगा मैसेंजर आरएनए का, A बाइंड करेगा U के साथ एंड G बाइंड करेगा C के साथ। दिस इज वन जेनेटिक कोड्स। बट सेम टीआरएनए कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस CUU। तो GC के साथ भी बाइंड कर सकता है और GU के साथ भी बाइंड कर सकता है एज ए कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंडिंग। तो दिस इज द थर्ड प्लेस ऑफ टीआरएनए विच इज हैविंग ए फ्लेक्सिबिलिटी कि इफ़ यू आर हैविंग ए गुआनिन एट द थर्ड प्लेस ऑफ एंटीकोडॉन, इट कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन जेनेटिक कोड्स। तो आपके पास ज़्यादा जेनेटिक कोड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए कम टीआरएनए सफिशियंट है। सो दिस इज नॉर्मल पेयरिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज वोबल पेयरिंग, जो एबनॉर्मल है, जिसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड किया गया है कि इफ़ यू आर हैविंग CUC, it is can recognized by GAG as a tRNA, but if you are having CUU, this is also recognized by GAG tRNA only because of the vowel hypothesis, vowel pairing. ये आपको थोड़ा टेबल एक है, सिंपल सा टेबल है, दैट यू नीड टू रिमेंबर इट। सिंपल तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देन आई विल शो यू द टेबल ऑल्सो। इन द एंटीकोडॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इफ यू आर हैविंग एडेनिन, it can recognize, there we don't, if you are having adenine, it will recognize only uracil, nothing else. So no flexibility if you are having adenine here. If you are having cytosine here, no flexibility, it will recognize only guanine. But if you are having guanine at this place, you are having two flexibility, it can binds with C also, it can binds with U also. Similarly, if you are having uracil, there also you are having flexibility, it can binds with A also, it can binds with G also. So ये याद रखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज वोबल पेयरिंग, वोबल hypothesis. Vowel hypothesis means we are having certain kind of flexibility given for this codon anticodon binding. So when this G is going to bind with cytosine, it is normal pairing, but when this G is going to bind with uracil, this is called as vowel pairing. When this uracil is binding with adenine, it is normal pairing, but when urine is binding with guanine, it is called as vowel pairing. So that is written here. वही दिस इज, आपने ये देख लिया, दिस इज नॉर्मल पेयरिंग, दिस इज वोबल पेयरिंग। ये तो नॉर्मल हुआ इफ़ यू आर हैविंग नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स इन दैट केस। बट मैंने पहले बोला था कि इन केस ऑफ टीआरएनए यू मे सी मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स ऑल्सो। Sometime in tRNA at this place, third place, we are having inosine also, I. So अगर हमारे पास inosine है in case of this third nucleotide, it can recognize three different types of, it can binds with U also, I can binds with C also, I can binds with A also, जो आप नीचे में देख रहे हैं। जो मैंने यहाँ बोला ना, इफ़ यू आर हैविंग एडेनिन एट दिस प्लेस, थर्ड प्लेस ऑफ एंटीकोडॉन, it will bind only with the uracil, no wobbling. If you are having C here, no wobbling. If you are having G, then slight wobbling. It can bind with C also, it can bind with U also. If you are having U, it can bind with A also, it can bind with G also. Similarly, if you are having inosine, it can bind with U, it can bind with C, it can bind with A. ठीक है, यही। सो इफ यू आर हैविंग साइटोसिन हियर, इट कैन बाइंड्स ओनली विद द जी ऑफ मैसेंजर आरएनए। इफ यू आर हैविंग ए, इट कैन बाइंड्स ओनली विद द यूरासिल। सो नो वोबलिंग, नो फ्लेक्सिबिलिटी।
but if you are having G, it can pairs with C also, it can pairs with U also. If you are having U, it can pair with A also, it can pair with G also. And if inosine, it can pair with all the three. Take this snapshot of this one, it will be little bit easy for you to remember. सर Yes. इसमें जो फर्स्ट वाले में यू ए के साथ भी बाइंड कर सकता है, जी के साथ भी। फर्स्ट वाले में यू जी कहाँ वाला, एक मिनट, कौन सा पिक्चर में, मैं नंबर देता हूँ, 1 2 3 4 5, पिक्चर बताइए अब। सर फोर्थ वाले में। 4 वाले में, ठीक है। सर इसमें मिथ्योनिन के लिए ए यू जी होता है, तो अगर यहाँ एंटी कोडन पे यू जो है ए को भी अगर जैसे मानेगा और जी को भी, तो यहाँ पे अगर सर ए यू जी के लिए तो सिर्फ एक ही कोडन होता है, लेकिन वहाँ पे अगर ए यू ए आ गया तब भी वो मिथ्योनिन के लिए ही कर लेगा फिर। नहीं, मैंने क्या बोला है, देखिए इसको हम पिक्चर हटा देते पहले, फिर हम बात करते हैं। नॉर्मली ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। इस मैसेंजर आरएनए में अगर हमारे पास ए सी है, ठीक है, या ए यू है, तो ये हमारा मैसेंजर आरएनए, दिस इज माय मैसेंजर आरएनए। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें एक टीआरएनए चाहिए होगा, जिसके पास एंटी कोडॉन होगी, ठीक है। अब एंटी कोडॉन का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या एंटी कोडॉन का तीनों न्यूक्लियोटाइड क्या होना चाहिए। यहाँ ए है तो उसमें होना चाहिए यू जी, ठीक है। दिस इज वन टीआरएनए, करेक्ट। यस सर। सेम टीआरएनए, यही टीआरएनए आपके इस यहाँ भी काम करेगा। कैसे बताता हूँ। अगर मैंने यू जी लिखा, मैंने यू तो बाइंड कर गया, यू भी ये भी बाइंड कर गया। अब जी यहाँ है थर्ड प्लेस पे, ऑन द टीआरएनए थर्ड प्लेस यू आर हैविंग गुआनिन। So nature has given the flexibility to this tRNA that if you are having G at the third place, you can bind with C of methionine, this one also, and if you are having G, you can bind with U also. So same tRNA can recognize this genetic code also, and same tRNA can recognize this genetic code also. आप इसको और भी दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ। इफ आई एम हैविंग, जो मैंने आई वाला बात बताया था आपको, आइनोसिन वाला, एक सेकेंड। इफ वी आर हैविंग ए या एक्स वाई जेड लिख देते हैं, एक्स वाई ए, एक्स वाई सी, एक्स वाई यू, ठीक है। ये तीन जेनेटिक कोड्स हैं, एक जेनेटिक कोड्स, ये दूसरा जेनेटिक कोड्स, ये तीसरा जेनेटिक कोड्स। तीनों जेनेटिक कोड्स में हम क्या देख रहे हैं कि थर्ड अमीनो एसिड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट है। अब इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें चाहिए एक्स प्राइम, यहाँ मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाई प्राइम, और यहाँ अगर आइनोसिन है थर्ड पोजीशन पे इन द टीआरएनए, सो सेम टीआरएनए विल बाइंड्स रिकॉग्नाइज दिस जेनेटिक कोड आल्सो, दिस जेनेटिक कोड आल्सो, दिस जेनेटिक कोड आल्सो. So when you are having the third nucleotide, either guanine or uracil or a modified base that is inosine, you are having flexibility. कि आपके टीआरएनए का तीसरा न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडोन लूप इज गुआनिन और यूरासिल और आइनोसिन. यू आर हैविंग लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी. अगर गुआनिन है तो वो किसी यहाँ सी को भी रिकॉग्नाइज करेगा, यू को भी रिकॉग्नाइज करेगा, सेम टीआरएनए. CUA, CUG, both the genetic codes will be recognized by same tRNA. इसी तरह से CUC, CUA, CUU, ये तीनों जेनेटिक कोड्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस वन.
संजीत, इज इट क्लियर? Yes, sir. और anyone else is having any question? थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. यस, टेल मी. सर ये जो एडिनिन है, मतलब ये टीआरएनए है ना, जिसमें एंटीकोडॉन, यहाँ पे एडिनिन और ये सेकेंड स्ट्रक्चर. हाँ हाँ. तो इसमें ये एडिनिन और यूरासिल है, ये तो ये जो मतलब एंटीकोडॉन है, उसमें एडिनिन ओवल पेयर तो नहीं करेगा जैसे? नहीं. इफ अगर आपके पास वोवलिंग होगा, अगर एंटीकोडॉन के लूप में तीसरा एमिनो एसिड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड अगर साइटोसिन है और एडेनिन है, तो आपके पास कोई वोवलिंग प्रेफरेंस नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. आप नॉर्मल बेस पेयरिंग ही करेंगे. अगर थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडॉन इज साइटोसिन, तो आपको नॉर्मल वे में ही जाना, आपके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है. आपको साइटोसिन को गुआनिन के साथ ही बाइंड करना है. अगर एडिनिन है तो सिर्फ यूरासिल के साथ बाइंड करेगा. तो फ्लेक्सिबिलिटी या थोड़ी सुविधा किसके लिए है? अगर गुआनिन है तो गुआनिन सी के साथ तो नॉर्मल बाइंड करता ही है, बट फ्लेक्सिबिलिटी है, ये यूरासिल के साथ भी बाइंड कर सकता है. फ्लेक्सिबिलिटी किसको है? यूरासिल को है, कि नॉर्मल वे में तो एडिनिन के साथ बाइंड करता है. फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये कैन बाइंड विथ गुआनिन ऑल्सो. एंड ये तो आपका अनयूजुअल है आइनोसिन. क्लियर? Yes, sir. दिस इज सेम थिंग. उसी को दूसरे तरीके से दिखाया गया है, बट सेम थिंग, कि इफ यू आर हैविंग आइनोसिन कैन रिकॉग्नाइज यूरासिल ऑल्सो, आइनोसिन कैन रिकॉग्नाइज एडिनिन ऑल्सो, आइनोसिन कैन बाइंड्स विथ साइटोसिन ऑल्सो. अगर आपके पास एडिनिन है तो एडिनिन कैन बाइंड ओनली विद द यूरासिल, no nothing else. If you are having uracil, it can binds with G also, that is vowel bonding, and uridine can binds with adenine, normal binding. If you are having guanine, GC normal pairing, ठीक है. एंड एक और होना चाहिए, कहीं गलत लिखा हुआ है. G can binds with U ऑल्सो. यहां G होना चाहिए था. आप ये पिक्चर याद रखिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. दिस पिक्चर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. ठीक है, जैसे इजी भी है याद करने के लिए और सिंपल भी है. सो वी आर हैविंग 4 मेन वोबल बेस पेयरिंग्स. Guanine can binds with uracil. If you are having guanine in the tRNA, it can binds, C तो normal है, it can binds with uracil, this is vowel. Uracil can binds with guanine, this is voweling. ठीक है. And this is inosine hypoxanthine, it can binds with CAU. These are these are different kind of vowelings, vowel bases. So this is it clear? If you are having this is vowel basis, means I am talking only about the third nucleotide, third basis. So if third base is of tRNA is cytosine, it does not have any flexibility, it can binds only with the guanine. If third base is adenine, it does not have any flexibility, it can binds with only with the uracil. If third base is guanine, it will have little flexibility, that it can pair with C as a normally, and G can pair with uracil as a vowel pair. If you are having uracil, with A it is normal, and with G it is a vowel pair. And if you are having inosine, that is hypoxanthine, it can pair with CAU, that is abnormal pairing. उसी को दूसरे तरीके से लिखा गया है ये. दिस इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट वन. So this is inosine, this is hypoxanthine. How it is going to pair with that one? Vowel pairing कैसे होते हैं कि inosine can pair with uracil. This is U, this is hypoxanthine or inosine. This is inosine and this is adenine. So same component is going to pair with
uracil also and adenine also. Same thing is going to pair with cytosine also. So this is abnormal pairing that nature has given us little bit more flexibility to compensate the लेस नंबर ऑफ या लेस अवेलेबिलिटी ऑफ टीआरएनए. हमारे पास कम टीआरएनए होता है, तो अगर टीआरएनए में आई है आपके पास, तो ये आपका एक से ज़्यादा काम कर सकता है. तो आपके पास जो डिफिशियंसी है टीआरएनए की, दैट कैन बी फुलफिल्ड. दिस इज कॉल्ड एज वर्बल पेयरिंग. सो आज हमने देखा नॉर्मली आपके जेनेटिक कोड्स एंड वर्बल पेयरिंग. टुमारो आई विल कम विथ सम questions on the genetic codes and protein synthesis we will start. इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए. If you have any questions you can ask.